नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और आपके साथ मैं हूं शैल। स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे विकास दुबे की। दुबे ने आखिरी बार किसे धमकी दी थी और उसकी धमकी से पुलिस वाले आखिर चौकन्ना क्यों नहीं हुए? आखिर बिकरू कांड होने से कैसे बच सकता था? स्पेशल स्टोरी में आज दुनिया की महाविनाशक लैंडस्लाइड की बर्बादी वाली तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और देश में किस तरह से बाढ़ लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है उसकी भी तस्वीरें आपके सामने होंगी। बिकरू कांड के बाद पूरे देश में हलचल मच गई है और अब एक बार फिर से एक ऐसा ऑडियो क्लिप सामने आया है जिसने सनसनी फैला दी। दुबे ने बिकरू कांड की प्लानिंग बहुत पहले कर ली थी, लेकिन खाकी वाले दुबे के दोस्तों ने इस बात को अपने अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया। अगर पुलिस चौकन्ना होती तो बिकरू कांड कैसे टाला जा सकता था, इस रिपोर्ट में देखिए। बिकरू कांड पर बहुत बड़ा खुलासा। टल सकता था बहुत बड़ा हत्याकांड। रेड पड़ने के पहले बौखलाया था दुबे। दुबे ने दी थी अंजाम भुगतने की धमकी। दुबे के खाकी वाले दोस्तों ने गद्दारी की। धमकी को पुलिस अधिकारियों से छिपाया। कानपुर के बिकरू कांड में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा विकास दुबे और सिपाही राजीव चौधरी के बीच हुई बातचीत की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद हुआ है। विकास दुबे के सिर पर खून सवार था और वो पहले से ही पुलिस वालों की हत्या करने का मन बना चुका था, लेकिन इस बात को दुबे के खाकी वाले दोस्तों ने अपने अधिकारियों को नहीं बताया। विकास दुबे ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वो इस बार आर पार करने के मूड में है, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया और इसी का नतीजा है कि 2 जुलाई की रात को कानपुर के बिकरू गांव में ऐसा कांड हुआ कि 3 जुलाई की सुबह होते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। हेलो जी, ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है ये बैठ के। अच्छा एक महिला से उन्हें क्या बुला जी समझे? जी मुझे कसम है अगर तो खैर हाँ चाहे जिंदगी की फरारी करनी पड़े जी तो इतना बड़ा कांड करूंगा फिर भी जानेगा कि हाँ किसी को बाला पड़ा। रुको, हमें एक बार पहुँच ले तो हम बुला रहे हैं। हमें तो रुको। आराम अगर पूरी चीज में मर लिएगा जी जी तो खून कर दूंगा इसके ऊपर तो जिंदगी जेल काटूंगा जीवन, लेकिन इसकी माँ जी जी हाँ बता रहा हूँ आप का ये विकास दुबे का शिकार होगा। अरे तक हमें मैं मार नहीं लूंगा तब तक नहीं लौटूंगा। रुको तो हमें जाने तो हमें जाने तो दो। हम पहुंचो नहीं तो पहुंच लेना तो फैलने वाला है। अभी रुको तो आप हमें तो समझ दो, सब समझाएंगे हम। बताता रहा हूँ ठीक भैया। विकास दुबे को पहले से ही पता चल गया था कि उसके खिलाफ थाने में किसी ने शिकायत दर्ज कराई है और जैसे ही विकास दुबे को केस दर्ज होने की बात पता चली तो उसने थाने में अपने विश्वस्त सिपाही राजीव चौधरी को फोन लगा दिया। विकास दुबे काफी गुस्से में था और फोन पर ही धमकी देने लगा कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो इस बार कुछ ऐसा करेगा जिसका खामियाजा खाकी वालों को भुगतना पड़ेगा। विकास दुबे ने पहले ही बता दिया था कि वो कुछ ऐसा करने जा रहा है जो इसके पहले कभी नहीं हुआ होगा। विकास दुबे ने पुलिस वालों की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली थी। दुबे और सिपाही के बीच में जो बातचीत हुई है उससे ये पता चलता है कि दुबे गैंग बिकरू गांव में पुलिस वालों की हत्या करने का प्लान बहुत पहले बना चुका था और विकास दुबे ने सिपाही को सब कुछ बता भी दिया था, लेकिन दुबे की धमकी को पुलिस वालों ने हल्के में लिया। हेलो जी ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है ये बैठ के। अच्छा एक महिला से उन्हें क्या बुला जी समझे? जी मुझे कसम है अगर तो खैर हाँ चाहे जिंदगी की फरारी करनी पड़े जी तो इतना बड़ा कांड करूंगा फिर भी जानेगा कि हाँ किसी को बाला पड़ा। रुको, हमें एक बार पहुँच ले तो हम बुला रहे हैं। हमें तो रुको। आराम अगर पूरी चीज में मर लिएगा जी जी तो खून कर दूंगा इसके ऊपर तो जिंदगी जेल काटूंगा जीवन, लेकिन इसकी माँ जी जी हाँ बता रहा हूँ आप का ये विकास दुबे का शिकार होगा। अरे तक मैं हमें मार नहीं लूंगा तब तक
नहीं रोकूंगा। रुको तो हमें जाने तो दो, हमें जाने तो दो। हम पहुँचो नहीं तो पहुँचना नहीं, रास्ता फैलने वाला है। अभी रुको तो आप हमें तो समझ दो, सब समझाएंगे हम। बताता रहा हूँ। ठीक भैया। विकास दुबे के कहने पर ही बिकरू गांव में उसके गुर्गों ने पुलिस वालों पर गोलियां चलाईं। विकास दुबे गैंग के कई लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और कई लोग अभी भी फरार हैं। विकास दुबे का भाई दीप प्रकाश दुबे अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश में कई जगह छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अभी विकास के भाई का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। लखनऊ के कृष्णानगर में पुलिस ने केस दर्ज करके विकास के भाई पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है और सर्विलांस की मदद से विकास दुबे के भाई की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। लेकिन दुबे का भाई भी उसी की तरह शातिर है जो बार बार लोकेशन बदल रहा है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में हैं। आज नहीं तो कल वो पुलिस के शिकंजे में फंस जाएगा। विकास दुबे ने तो पहले ही धमकी दे दी थी कि वह बहुत बड़ा हत्याकांड करने वाला है, लेकिन उसके बाद भी दुबे के खाकी वाले साथियों ने अपने साथियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। अगर खाकी वाले चाहते और थोड़ा चौकन्ना हो जाते तो बिकरू कांड टाला जा सकता था। जो निर्दोष 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 7 लोग घायल हुए, उन्हें भी बचाया जा सकता था। लेकिन खाकी के विभीषण ने गुनाह भी किया और खुद गवाह भी बन गया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। बाढ़ और तबाही के बाद अब पहाड़ों से भी कुदरत अपना खौफ दिखा रही है। बारिश से समंदर ही नहीं, फौलादी पहाड़ भी कैसे कांप रहे, इस रिपोर्ट में देखिए। कुदरत का रौद्र रूप इंसानों को लाचार कर देता है। आसमान से आफत और पहाड़ों पर जलजला ऐसा कहर बरपा रहा है कि धरती कांप रही है। आसमान से बरसती आफत की बूंद बूंद ने चट्टानों को खोखला कर दिया है। तबाही का मंजर हर दिन खौफनाक होता जा रहा है। हर साल बारिश होती है और हर बार देवभूमि में बारिश के बाद बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है बारिश और उसके बाद आने वाली बर्बादी ने उत्तराखंड से रिश्ता जोड़ लिया है। तबाही का ये वीडियो उत्तराखंड के चमोली का है, जहां बारिश ने पहाड़ की चट्टानों को भी खोखला कर दिया और ऐसा लैंडस्लाइड हुआ कि हर ओर धुआं धुआं फैल गया। तस्वीरों में देखिए, ऐसा लगता है कि ट्रकों के जरिए पत्थर और मलबा गिराया जा रहा है। ऐसी भयानक तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़ी कर सकती हैं। देश भर में बारिश और बाढ़ ने भीषण तबाही मचा रखी। कहीं जिंदगी भर की मेहनत से बनाए आशियाने तबाह हो रहे, तो कहीं पर जिंदगी पानी पर तैरती नजर आ रही। असम से लेकर हिमाचल तक और यूपी से लेकर बिहार तक पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। हर जगह पानी ने तबाही मचा रखी है। हर जगह बाढ़ से हाहाकार है। तबाही की इन तस्वीरों ने इंसान को पूरी तरह से लाचार कर दिया है। सबसे पहले ये देखिए, यूपी से सटे बिहार के दरभंगा की तस्वीर। गांव हो या शहर, पानी में डूबा हुआ है। लोगों का घर हो, खेत हो, स्कूल हो या फिर बाग, जिधर नजर घुमाएं उधर सिर्फ तबाही और लाचारी। बारिश की मार झेल रहे बिहार के कई जिले इस वक्त पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। अब आलम असम का भी देखिए। बारिश से बढ़ता ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इतने उफान पर है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया है। डिब्रूगढ़ में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। कहीं लोगों के घर पानी पानी हो चुके हैं तो कहीं सरकारी दफ्तर भी डूब चुके हैं। लोग अपना घर और जिंदगी बचाने को खुद ही बांस के पाइप को जोड़कर तट बना रहे हैं। सब जहाँ तहाँ वो उठ के चला गया, घर सब चला गया है। अभी सब शिविर में है। यहाँ पे सरकार ने कुछ एक हाईलैंड बना के दिया था, वो हाईलैंड में है। कुछ जहाँ था स्कूल में तो थोड़ा दिन था तो स्कूल में काल में चला गया, तो अभी ये सब शिविर में है। तटीय इलाकों के बाद आफत जब पहाड़ों पर पहुंची तो वहां पर भी मंजर खौफनाक हो गया। पहले बारिश ने हिमाचल के शिमला में पहाड़ों को खोखला किया, जिससे लैंडस्लाइड हुई और फल मंडी बंद करनी पड़ी। वहीं उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन से NH7 को बंद करना पड़ा। कई लोग वहीं फंस गए।
तबाही और बर्बादी का ये मंजर लाखों जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। ये पानी जिंदगी देता है, लेकिन यही पानी अब मौत देने पर उतारू हो गया है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। कुशीनगर में बारिश के पानी ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि गांव अब तालाब जैसा नजर आता है। रिपोर्ट देखिए। कुशीनगर में गंडक नदी ग्रामीणों के लिए अभिशाप बन गई है। नदी से इतना ज्यादा पानी छोड़ दिया गया कि कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। खड्डा तहसील के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। देखिए इन ग्रामीणों को कैसे इनका घर और खेत सब बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। मवेशी भी पानी में ही बंधे हैं। जिंदगी गुजर बसर करने के लिए अब कोई जगह भी नहीं बची है, इसलिए अब नाव से पूरे के पूरे परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। यहाँ लोगों की परेशानियाँ हैं कि सब चूल्हा चौका जो है वो भर गया है। पानी से खाना बनाने का दिक्कत है। मार्च पर सब लोग बने हुए हैं, उसके बाद से ज़्यादा पानी बढ़ने के कगार पर सब लोग बंधे पर भाग रहे हैं। इसलिए यहाँ से प्रशासन से कोई अभी तक कोई अधिकारी है आया नहीं। वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद नारायणी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और उसका पानी आसपास के गांवों में बढ़ता जा रहा है। अब तो लोगों के घरों में इतना पानी भर गया है कि घर में कुछ बचा भी नहीं है। घर की पूरी गृहस्थी तबाह हो चुकी है। घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है और लोग कई दिनों से भूखे पेट रहने को मजबूर हैं। लड़का का मन का बाणा कुल गो ऊपर आ गइल बाटे। मन के खाना का बड़ी परेशानी भइल बाटे। उसको ना मदद नहीं के भइल। मन के कुछ नहीं के मदद भाई पानी में मरत नहीं जाऊ खइले बगैर लड़का पे का सब मन के मत मचान पर बैठल बनी जा। गांव में कमर तक पानी भर गया है और अगर गांव छोड़कर बाहर जाना है तो सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा है। कुशीनगर से भारत समाचार के लिए कुंदन मिश्रा की रिपोर्ट। आइए हम आपको बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड की वो खौफनाक तस्वीर दिखाएंगे जिसने तबाही का मंजर ला दिया है और लोगों की जान कैसे ले ली है। इस रिपोर्ट में देखिए। मिट्टी का एक बड़ा सा टीला दिख रहा है जिसमें कई पेड़ लगे हैं, पर बारिश के चलते टीले के आगे मिट्टी नहीं है। तस्वीरों में दिख रहा है ये टीला रोड के बेहद किनारे है, जहां से लोग आ जा भी रहे हैं, लेकिन चंद मिनटों में ही मिट्टी का ये टीला दरक गया। एक बार फिर देखिए लैंडस्लाइड से मिट्टी का ये टीला किस तरह से भूस्खलन होकर सड़क पर आया और सड़क को भी उखाड़ फेंका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स जो रोड पर जा रहा था वह इस भूस्खलन की चपेट में आ गया। कुछ लोग पहाड़ी रास्ते की पथरीली जमीन पर खड़े हैं, पथरीले पहाड़ को देख भी रहे हैं, लेकिन तभी लैंडस्लाइड होता है। एक बड़ा सा पत्थर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। अचानक उसमें गति आ जाती है। जैसे ही वो पत्थर नीचे रास्ते में आता है, वहाँ खड़ी एक गाड़ी को चकनाचूर कर उसे नीचे पहाड़ी की ओर ले जाता है। दोबारा फिर देखिए कि किस तरीके से ये भूस्खलन से एक गाड़ी को नुकसान हुआ।
पहाड़ के ऊपर कई मकान बने हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक मकान में भूस्खलन धीरे धीरे शुरू होता है। ये भूस्खलन इतना विकराल रूप ले लेता है कि मकान धराशायी हो जाता है और नीचे धड़ाम से गिरता है। एक बार फिर देखिए, जैसे ही मकान नीचे गिरता है वो दूसरे मकान को भी अपनी जद में ले लेता है। बारिश हो रही है। एक रोड के दोनों तरफ गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। मिट्टी का एक पहाड़ रोड किनारे है। लगातार बारिश होने की वजह से भूस्खलन हो जाता है और पहाड़ की मिट्टी बड़े तेज गति से नीचे सड़क किनारे आने लगती है। कुछ ही चंद मिनटों में मिट्टी का ये सैलाब अपने साथ रोड किनारे गाड़ियों को बहा ले गया। एक बार फिर देखिए लैंडस्लाइड की तस्वीरें कितनी भयावह है। क्या कभी आपने ताश के पत्तों की तरह किसी मकान को गिरते देखा ही नहीं? तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। उसे देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड होने से ये मकान ढह गया। पहाड़ दिख रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और लगातार बारिश होने के चलते एक पहाड़ में लैंडस्लाइड होता है। मंदिर भी है, वो गाड़ी भी गई। सारा लैंडस्लाइड होने की वजह से मिट्टी का सैलाब नीचे सड़क पर आ गिरता है। लोग समझ नहीं पाते, इस मिट्टी का ये सैलाब कई गाड़ियों को अपने साथ घाटी में ले गया। मंदिर भी है, वो गाड़ी भी गई। भूस्खलन की इस भयावह तस्वीर को एक बार फिर देखिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मंदिर, शिट, शिट। मंदिर भी है, वो गाड़ी भी गई। तस्वीरों में दिख रहा है एक घर जो एक पहाड़ के ऊपर मौजूद है। भूस्खलन होते ही ये मकान किस तरह से ढह गया। भूस्खलन की तस्वीर एक बार फिर देखिए। भूस्खलन की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। सड़क पर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। धीरे धीरे खड़ी गाड़ियां भूस्खलन के चलते जमींदोज हो जाती हैं। और दोबारा फिर देखिए कि कैसे सड़क पर खड़ी गाड़ियां जमीन में चली गई। भूस्खलन की ये वो भयावह तस्वीरें थी जिसे देखकर रूह कांप उठती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। लखनऊ में ऐसी खबर आई कि हर पार्टी के लोग स्तब्ध रह गए। लखनऊ की एक चर्चित सियासी हस्ती का निधन हो गया, जिससे राजधानी में गम का माहौल है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। मंगलवार सुबह जैसे ही उनके बेटे आशुतोष टंडन ने निधन की खबर को लेकर ट्वीट किया, उसके बाद पूरे लखनऊ में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई स्तब्ध रह गया। लालजी टंडन इतने सरल और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे कि हर किसी ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ पहुंचकर लालजी टंडन को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके टंडन को अपनी श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। श्री टंडन जी के निधन पर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, देश और समाज के लिए उनकी सेवाओं, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। 12 अप्रैल 1935 को जन्म और 21 जुलाई 2020 को हुआ निधन। शुरुआती जीवन में ही आरएसएस से जुड़े लालजी टंडन पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे। 1960 में शुरू हुआ था राजनीतिक सफर। 2 बार पार्षद और 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। इंदिरा सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में बड़ी भूमिका थी। 1997 में वो नगर विकास मंत्री के पद पर भी रहे। 2018 में बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी थी। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन। लालजी टंडन को तबियत खराब होने पर 11 जून को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 13 जून को ऑपरेशन भी हुआ। बीमारी बढ़ती गई और मंगलवार को हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। लखनऊ में गुलाला घाट पर लालजी टंडन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गुलाला घाट पर टंडन को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में पार्टी के नेता पहुंचे थे, जिन्होंने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। गाजियाबाद में एक पत्रकार को सरेरा गोली मार दी गई, जिसके बाद गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक सियासी हमले कैसे तेज हो गए, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद की इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए और अंदाजा लगाइए कि गाजियाबाद में कानून व्यवस्था किस कदर से पटरी से उतर चुकी है। दिन रात खबर लिखने वाले पत्रकार ही जब खबर बन जाते हैं तो ऐसा होता है गाजियाबाद पुलिस की घोर लापरवाही के कारण। देखिए कैसे गुंडे आते हैं और एक पत्रकार को रोककर उसको गोली मार देते हैं। पत्रकार विक्रम जोशी अपनी 2 बेटियों के साथ गाड़ी से जा रहे हैं, तभी कुछ बदमाश आए और गाड़ी रोककर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। डर के मारे दोनों बेटियां इधर उधर भागती हैं, लेकिन तब तक दबंगों ने पत्रकार के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बेटियां वहीं पर खड़ी होकर रोती रहीं और बदमाश वारदात को अंजाम देकर चले गए। पत्रकार विक्रम जोशी को सिर में गोली मारी गई, इसलिए हालत काफी ज्यादा गंभीर है और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पूछा है कि सरकार को बताना चाहिए कि अपराधियों और बदमाशों के हौसले किसके बलबूते पर फल फूल रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि गाजियाबाद एनसीआर में आता है। अगर गाजियाबाद का ये हाल है तो यूपी में कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं और वो कहीं पर भी खुलेआम जघन्य वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आज प्रातः गाजियाबाद से पत्रकार विक्रम जोशी के ऊपर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। बहुत दुखद और दिल दहलाने वाली घटना है। जोशी जी अपने भांजी के बचाव में गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया और उससे दुखद बात यह है कि पुलिस में के संज्ञान में पूरा मामला होने के बावजूद गुंडे अपने मंसूबों पे सफल हो गए।
दरअसल पत्रकार विक्रम जोशी के परिजनों का आरोप है कि उनकी भांजी के साथ कुछ दबंगों ने छेड़छाड़ की थी और जब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की तो बदमाशों ने पत्रकार से बदला लेने की ठान ली। पत्रकार विक्रम जोशी ने पुलिस को बहुत पहले ही बता दिया था कि आरोपी काफी दबंग किस्म के हैं, लेकिन पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की और शिकायत से बौखलाए बदमाशों ने सरेराह पत्रकार विक्रम जोशी पर जानलेवा हमला कर दिया। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कानून व्यवस्था पर काफी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज पूरी तरह समाप्त हो चुका है। जिस तरह से गाजियाबाद घटना सामने आई है, गाजियाबाद में एक पत्रकार को गोली इसलिए मार दी जाती है कि वो अपनी भांजी के उत्पीड़न के खिलाफ थाने में तहरीर देता है। उत्तर प्रदेश में कहीं से कानून का राज दिखता ही नहीं है। कहीं पर पीड़िता को ट्रैक्टर चला के मार दिया जाता है, कहीं पर पीड़िता न्याय नहीं पाती तो विधान भवन के सामने आत्मदाह करने को मजबूर हो जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं इसलिए घटती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी इंस्पेक्टर के हत्यारे को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाती है तो अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना और कानून व्यवस्था दो मामले में योगी सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। पिछले दिनों विकास दुबे की घटना हुई, उसके बाद तमाम हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। कहीं इस घटना में भी पुलिस और अपराधी की मिलीभगत का मामला तो नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पत्रकार को गोली मारने का मामला काफी तूल पकड़ने लगा तो आनन फानन में एसएसपी ने प्रताप विहार चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया और सीओ को जांच के आदेश भी दे दिए। लेकिन सवाल तो ये है कि पुलिस को जो काम पहले करना चाहिए उसे बाद में क्यों किया जाता है। अगर यही कार्रवाई पहले कर दी होती तो पत्रकार पर जानलेवा हमला नहीं होता। गाजियाबाद से भारत समाचार के लिए लोकेश राय की रिपोर्ट।